नमस्कार। एसएम फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज 11 दिसंबर को हम कक्षा 11वीं का एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं कि बच्चों ने कमेंट्स करके पूछा था कि वृत्ति गति यानी सर्कुलर मोशन का एक वीडियो बनाकर भेजें। ये वृत्ति सड़क पर साइकिल की चाल का व्यंजक, ठीक है। तो ये प्रूव करके बताते हैं। इस व्यंजक को करने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो बल आघूर्ण और दूसरा अभिकेंद्री बल। तो पहले तो मैं आपको बलाघूर्ण बता देता हूँ। देखिए, बलाघूर्ण की आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। पहले तो आपने अपनी डेली लाइफ से जोड़ कर देखें तो आपको समझ में आएगा। बलाघूर्ण जो होता है, जैसे दरवाजा है, दरवाजे में जो कब्जा लगा होता है यहाँ पे, जिसके कारण ये घूमता है। आप इसको मान लीजिए इसकी अक्ष, ये अक्ष हो गया XY। अब दरवाजे में हैंडल देखते हैं आप, किनारे लगा होता है। क्यों लगा होता है? यहीं से बलाघूर्ण आपको समझना है। इसलिए लगा होता है क्योंकि ये सही तरीके से घूम सके। बलाघूर्ण का मतलब होता है बल गुणित घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, यानी टाउ से दर्शाते, टाउ इक्वल टू F क्रॉस R। ये है बलाघूर्ण। ये इसका जो यूनिट और जो डायमेंशन फॉर्मूला है, ये बिल्कुल कार्य के जैसा ही होता है, बल गुणित विस्थापन यानी कार्य। तो क्या होता है, जब आप अगर हैंडल को यहाँ पे लगा दें तो दरवाजे को घुमाने में बहुत दिक्कत होगी आपको, आप नहीं घुमा सकते या बहुत बल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये है फॉर्मूला। ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कभी भूलेगा नहीं आपको। देखिए, टाउ इक्वल टू F क्रॉस R, यानी कि F और R का ये क्या है, सदिश गुणनफल है। देखिए, बल यहाँ पे लग रहा है, ये बल लगा रहे हैं घुमाने के लिए, ठीक। और ये जो R है वो ये है घूर्णन अक्ष से इसकी दूरी R। अगर हम देखिए, टाउ जो है वो F और R के बराबर है। थोड़ा सा आप ये सोचिए कि एक सामान्य तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। दो चीजें हैं, टाउ किससे मिलकर बना है? F और R से। टाउ को केवल इससे मतलब है कि ये दोनों का गुणनफल इसके बराबर हो। लेकिन अगर आप F का मान बढ़ाएंगे, दोनों का गुणनफल इसके बराबर होना चाहिए ना। लेकिन आपको ये छूट है कि आप F का मान बढ़ा लो, और जब आप F का वैल्यू बढ़ाएंगे तो R का वैल्यू आपको घटाना पड़ेगा। यानी कि जैसे दो चीजें मिल रही हैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है F, ये है 10 रुपए किलो, 10 रुपए पर केजी, और R भी है 10 रुपए पर केजी, ठीक है। अब तराजू के दोनों साइड में आपको रखना है। एक साइड में टाउ रख दिया गया है, टाउ रख दिया गया जो कि मतलब 1 किलोग्राम का बांट है मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको F और R रखना है। तो सब्जी तौलने वाले को केवल इस चीज से मतलब है कि 1 किलोग्राम होना चाहिए। कब? जब दोनों का एक रेट हो। तो आप दोनों को मिलाकर भी रख सकते हैं, एक कम हो सकता है, एक ज्यादा हो सकता है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। F को आधा किलो आप रख सकते हैं, R को आधा किलो रख सकते हैं। इसको तो इससे मतलब है कि 1 किलोग्राम होना चाहिए। ये तब होता है जब दोनों का एक ही रेट हो। 10 रुपए किलो अगर है तभी ऐसा होगा। लेकिन एक चीज अगर महंगी है, एक सस्ती है, तब फिर वो दोनों को एक साथ नहीं तौलने देगा, क्योंकि ऐसे में आप फायदा उठा सकते हैं। जो महंगी वाली उसको ज्यादा रख लेंगे, सस्ती वाली कम रख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर दोनों का रेट एक ही है तो आप दोनों को एक साथ रख लो, केवल इसको इससे मतलब है कि ये टाउ के बराबर होना चाहिए दोनों का गुणनफल, अर्थात दोनों को हम एक साथ रख लें क्योंकि एक ही रेट है। तो ऐसे में क्या होगा, एक ज्यादा होगा एक कम होगा अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो। मतलब आप एक की मात्रा बढ़ाएंगे तो दूसरा अपने आप कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप इससे समझिए, मैं इसको समझाने के लिए उदाहरण में ये लिया हूं। अगर आप F का मान बढ़ाएंगे, F को ज्यादा रखेंगे यहाँ, तो R को आपको कम करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये इसके बराबर लेके आना है। तराजू ये दोनों साइड बराबर हो, टाउ के बराबर रहना चाहिए। यानी 1 किलोग्राम का बांट रखा है तो दोनों को चाहे आप आधा किलो रखें, या एक को आप 3 पाव रखें, एक को 1 पाव रखें, यानी कि या कितनी भी मात्रा में रखें, पर एक ज्यादा एक कम होगा, पर इसके बराबर होना चाहिए। समझ में आई बात? तो यहाँ पे इसको अब देखते हैं, इस उदाहरण को फिक्स करके देखिए ये क्यों हम ये समझा रहे हैं। टाउ जो है वो बलाघूर्ण है F और R का गुणनफल। टाउ की दिशा होती है जब आप ऐसे घुमाते हैं, एंटी क्लॉक घुमाएंगे दरवाजे को, यानी इस तरफ। तो पहले कौन आया? R, बाद में F आया। जब R से F की तरफ आप जाएंगे, एंटी क्लॉक घुमाएंगे,
तो टाउ का जो डायरेक्शन होगा वो होगा ऊपर की ओर, आर क्रॉस एफ, ऐसा। ये कैसे? जब भी आप कोई बॉटल या पेन के ढक्कन को आप खोलते हैं या स्क्रू ड्राइवर से नट को खोलते हैं, स्क्रू को, तो वो खोलने पर ऊपर की ओर जाता है। ये मैक्सवेल कॉर्क का स्क्रू का नियम है। जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं तो वो ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ये सभी में ऐसे ही बनाया गया है कॉमन टाइप से, बॉटल में हो या नट बोल्ट हो, कि इसको खोलने पर ऊपर की ओर ही वो खुलता है। तो वही डायरेक्शन है कि आर से एफ की ओर हम एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे तो टाउ ऊपर की ओर होगा तल के लंबवत, और अगर उसको कसेंगे तो नीचे की ओर होगा, यानी कि एफ क्रॉस आर करेंगे। देखो टाउ ऊपर की ओर कब है? जब आर क्रॉस एफ होगा, और एफ क्रॉस आर करेंगे तो किस तरफ घुमाना पड़ेगा? दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, तो ये नीचे की ओर जाएगा। समझ में आई बात? ये है वामावर्त बलागुण और ये दक्षिणावर्त। वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज और ये होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हो गया बलागुण। तो दरवाजे का हैंडल दूर क्यों रखा गया है वो मैं समझा रहा था, ताकि आर का मान ज्यादा रहे। आर यानी घूर्णन अक्ष से ये एफ जहां पे लग रहा है उसकी दूरी, जहां बल लग रहा है उसकी दूरी, बल की दूरी ज्यादा हो जाएगी, यानी आर का मान ज्यादा होगा तो एफ का मान अपने आप कम हो जाएगा। जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि अगर एक चीज का मान यहाँ पे तराजू में ज्यादा रखते हैं तो एक अपने आप कम होगा। तो आप आर का मान आपने ज्यादा कर दिया, यानी कि दूरी यहाँ से बढ़ा दी है, इसकी अक्ष से दूर हैंडल लगाया है। क्यों? क्योंकि आर का मान ज्यादा हो जाए, और आर का मान ज्यादा हो तो एफ का मान अपने आप कम हो जाएगा। एफ का मान कम होना यानी कि बल दरवाजे पर लगाया गया बल, उसको घुमाने के लिए लगाया गया बल कम हो गया, यानी आसानी से दरवाजा घूम जाएगा। समझ में आई बात? दरवाजा आसानी से घूम जाए अर्थात बल का मान कम हो जाए, इसीलिए आर का मान बढ़ा दिया गया तो एफ का मान कम हो गया ऑटोमेटिक। समझ में आई बात? ये जो इक्वेशन होते हैं ना, ये ऐसे नहीं बने होते हैं। इनका मतलब होता है कि टाउ के बराबर में एफ क्रॉस आर है, यानी दोनों का गुणनफल इसके बराबर है। टाउ को केवल इससे मतलब है कि ये दोनों का गुणनफल बराबर होना चाहिए, लेकिन आप एक को बढ़ाएंगे तो एक को घटाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो हमने आर को बढ़ाया तो एफ को घटा दिया। अब अगर आप हैंडल को इसके नजदीक लगा दें, यहां लगा दिए, तो अब बल यहां पे लगेगा, यानी आर का मान तो बहुत कम हो गया ना, आप ये बोल सकते हो 0 हो गया। वही अक्ष में लगा दिया आपने हैंडल, तो आर का मान कम हुआ, बहुत कम हो गया, तो एफ का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसको बैलेंस करना है इक्वल को। एक बहुत कम हो गया तो एक बहुत ज्यादा हो जाएगा एडजस्ट करने के लिए। तो एफ का मान अब ज्यादा हो गया, अर्थात अब आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा हैंडल घुमाने, मतलब दरवाजा खोलने के लिए। यही कारण है कि दरवाजे के हैंडल को, हत्थे को अक्ष से दूर लगाते हैं। समझ में आई बात? और बलागुण कहाँ कहाँ होता है? सिलाई मशीन के हैंडल में भी होता है। सिलाई मशीन में जो हैंडल लगा होता है इसको घुमाने के लिए। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए कहीं पे एक साथ दो बल लग रहे हैं, तो वहां पर जो बलागुण है वो दो बलों का जोड़ा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बलयुग्म आघूर्ण। मात्रक और विभव सूत्र सेम रहेगा, लेकिन केवल फर्क यह है कि अब दो बल एक साथ लगेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मोमेंट ऑफ कपल इसको बोलते हैं, मोमेंट ऑफ कपल, बलयुग्म आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ कपल। इसकी परिभाषा यह है कि टाउ इक्वल टू दोनों में से कोई एक बल गुणित दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। ठीक है, अब देखो ये कहां पे लगते हैं। देखो जैसे कि गाड़ी वाहनों की स्टीयरिंग होती है, स्टीयरिंग में ड्राइवर जो है ये वाले हाथ से, इस हाथ से यहाँ ऊपर की ओर बल लगाएगा और इधर नीचे की ओर ऐसे लगाता है। ये वाला हाथ इसको नीचे की ओर खींचता है, इसको इधर, यानी कि ऐसे लगता है बल, तभी घूमता है। एक आपने देखा होगा कि वो क्या बोलते हैं इसको, साइकिल या बाइक का हैंडल में भी यही चीज होती है। एक बल आप इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे। साइकिल के पैडल में भी यही होता है, एक नीचे की ओर बल रहेगा, एक ऊपर की ओर बल रहेगा। मशीनों के बेल्ट में, मशीनों में जो बेल्ट लगा होता है, चक्की वगैरह में जो मशीन लगी होती है ना, और भी जहाँ पे मोटर लगी होती है, मोटर में जो बेल्ट लगा होता है, ये जो बेल्ट है इसको घुमाता है
तो एक बल इस तरफ लगता है और एक बल इस तरफ लगता है, तभी तो घूमेगा ही। जब ये ऐसे घुमाएगा तब घूमेगा, ठीक है। फिर जैसे हम ये पेन इसको घुमा रहे हैं, देखिए ये बलयुग्माघूर्ण है। ये देखो एक हाथ जो है ऊपर की ओर बल लगा रहा है, एक नीचे की ओर लगा रहा है। अगर ये दोनों एक ही दिशा में लगाएंगे तो कैसे घूमेगा? इसको घुमाने के लिए ऐसे बल लगाते हैं। मथानी जो होती है दूध से क्रीम निकालने वाली, या उससे मठा से क्रीम निकालने वाली, मक्खन निकालने वाली, उसमें भी ऐसे होता है। मथानी में ऐसे रस्सी को ऐसे फंसा के लगाया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, एक इधर खींचती है एक इधर, तो इसको ऐसे खींचते हैं, एक बल इधर लगता है एक इधर लगता है। तो बलयुग्माघूर्ण के हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। आप उसको अपने डेली लाइफ से रिलेट करके सोचिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सिलाई मशीन का पैरदान में भी बलयुग्माघूर्ण लगता है, साइकिल के पैडल में, साइकिल के हैंडल में, वाहनों की स्टीयरिंग में, मशीनों के बेल्ट में, जो मैंने बताया ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। अब अपन वो डेरिवेशन समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो। थोड़ा सा कठिन भी लगता है बच्चों को, लेकिन कठिन नहीं है। अगर आपको बलयुग्माघूर्ण समझ में आ गया तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल वो है जो वृत्ति गति के लिए जरूरी होता है। जब भी कोई चीज को आप वृत्ति गति कराते हैं, जैसे एक पत्थर को रस्सी से बांधकर आप घुमा रहे हो, तो उंगली जो है वो उसका केंद्र बिंदु बन गया और रस्सी उसकी त्रिज्या हो गई, और वो जो चक्कर लगा रहा है पिंड, ये पत्थर, उस पर एक चाल आ जाएगी, चाल देंगे उसको घुमाने के लिए। तो अभिकेंद्री बल जो है उंगली की ओर जो तनाव बल लग रहा है वही अभिकेंद्री बल बन जाएगा। T=mv²/। वृत्ति गति करने के लिए अभिकेंद्री बल बहुत जरूरी है। जब भी आप मोड़ पर मुड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, आपको झुकना ही पड़ता है, आपका वाहन अपने आप झुक जाता है केंद्र की ओर। होता ही है जब हम सीधे साइकिल चलाते हैं, सीधे वाहन चलाते हैं, तो जो घर्षण बल है वो लगता है पीछे की ओर। ध्यान से देखें इस चीज को, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए यहाँ पे देखिए, साइकिल जब सीधे चलती है तो उसके विस्थापन की विपरीत दिशा में, विस्थापन इस तरफ हो रहा है, घर्षण लगता है विपरीत दिशा में, घर्षण पीछे लगेगा। लेकिन जैसे ही साइकिल मोड़ पर आती है तो ये घर्षण जो पीछे लग रहा था वो घर्षण अब केंद्र की ओर लगने लगेगा, रोड के केंद्र की ओर, जो सेंटर होगा ना रोड का जहां मोड़ रहे हो, ये घर्षण इस तरफ लगने लगा। और यही घर्षण बल क्या बनाता है? अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल अलग अलग जगह अलग अलग कारणों से लगता है। जैसे सूर्य का चक्कर लगा रहे सभी ग्रह, तो यहाँ अभिकेंद्री बल किसके कारण मिल रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिल रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पत्थर को रस्सी पर किससे अभिकेंद्री बल मिला? जो उंगली के द्वारा तनाव बल लगाया जा रहा है, तनाव बल से। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों को अभिकेंद्री बल किससे मिला? नाभिकीय बल से। वाहनों को मोड़ पर किससे अभिकेंद्री बल मिला? घर्षण बल से। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको वीडियो को बार बार देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। फिर आप बुक में देखें कि क्या वास्तव में ये सब चीजें हैं या नहीं है। और मैं आपको एक बात बोलूंगा, फिजिक्स में आप अपने आप को अपने आसपास की चीजों से जोड़कर देखें। आसपास जो एग्जाम्पल आपको मिलेंगे उनमें खोजें उसको, फिजिक्स के उदाहरणों को आप अपने आसपास के उदाहरणों में खोजिए, तो आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स जो है वो एक पेन डॉट पेन होता है, पेन डॉट पेन का जो बॉल होता है, सामने जो नोक रहती है, छर्रा जो होता है छोटा सा बॉल, उससे लेकर के और बड़ी बड़ी मशीनें, हवाई जहाज तक, ये सब चीजें फिजिक्स के बिना नहीं बन सकते। यानी वो जो बॉल भी बनती है वो भी फिजिक्स के मेजरमेंट रहता है उसका, कितने mm की बॉल है ना, फिक्स रहता है ना। ऐसा थोड़ी कि कोई भी बॉल उसमें लगा देंगे, वो कंपनी पहले वो बॉल बनाती होगी उतना मेजरमेंट का, फिर वो पॉइंट बनाती होगी, फिर पेन के अलग अलग पार्ट्स बनाएगी, फिर असेंबल करती है। यानी बिना फिजिक्स के मेजरमेंट के नहीं बन सकता वो। तो इसलिए आप फिजिक्स को सीरियसली नहीं, लाइटली पढ़िए या एंजॉय करके पढ़िए आप, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे आसपास ही मिलते हैं। पहले सिद्धांत को पढ़ें फिर उसको जोड़ें, अपने डेली लाइफ से जोड़िए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। साइकिल जब मुड़ती है तो उसकी एक सुरक्षित चाल रहती, तभी साइकिल चल पाएगी। आपने अनुभव किया होगा जब साइकिल को मोड़ पर मोड़ते हैं तो हम उसको छोड़ नहीं देते हैं। देखिए मैं चित्र बना देता हूँ। पहले तो मान लीजिए साइकिल सीधे आ रही है, सांकेतिक रूप में आप देखिए, साइकिल जब सीधे चलेगी, ये हैंडल, अब गुरुत्वीय केंद्र आपको मालूम हो, गुरुत्वीय केंद्र यानी कि कोई भी वस्तु का
कोई भी वस्तु है उस पर पृथ्वी बल लगाती है अपने केंद्र की ओर। तो ये साइकिल का जो पूरा भार है वो यहाँ केंद्रित है, ये गुरुत्व केंद्र। साइकिल कौन चला रहा है वो हम नहीं बना रहे, साइकिल चित्र नहीं बना रहे, साइकिल समझिए आप। ये है गुरुत्व केंद्र, इसका पूरा भार लग रहा है नीचे की ओर, ये हो गया भार की दिशा mg, और अविलंब प्रतिक्रिया जस्ट अपोजिट ऊपर की ओर लग रही है। यानी अविलंब प्रतिक्रिया भार r जब सीधे एकदम होगी साइकिल तो r और mg दोनों बराबर होंगे, r बिल्कुल उसके अपोजिट है। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन जो सॉल्व करना है। अब देखो, अब मोड़ पर आ गई साइकिल, जैसे ही मोड़ पर आती है यहाँ पे सेंटर है इसका, ये हो गया त्रिज्या मार्ग की, और साइकिल यहाँ पर मुड़ रही है ये। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम बना देते हैं गुरुत्व केंद्र, ये हो गया। और भार का तो ये देखो, ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता होगी, भार हमेशा नीचे की ओर ही रहेगा चाहे वस्तु किसी भी एंगल में हो, लेकिन भार का डायरेक्शन बिल्कुल सीधा नीचे रहता है, जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, यानी वर्टिकल अप टू डाउन, वर्टिकल नीचे की ओर एकदम, ठीक है, सीधा, तिरछा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हो गया mg, ठीक है। ये पहला बल। दूसरा बल अविलंब प्रतिक्रिया, ये लगेगा ऊपर की ओर, ये है r, ये यहां लग रहा है। इसके बाद अविलंब प्रतिक्रिया क्या होती है, जब भी जैसे हम जमीन में खड़े हैं तो जमीन ने हमको संभाल के रखा हुआ है, यानी वो प्रतिक्रिया बल लगा रही है ऊपर की ओर, वही अविलंब प्रतिक्रिया r। अब घर्षण बल लग रहा है इस तरफ केंद्र की ओर, तो इसके कारण अभी केंद्रीय बल मिल गया हमको, तो ये 3 बल हो गए। अब देखिए, जब हम साइकिल चलाते हैं तो ये हैंडल पर यहाँ पे हम संतुलन करने के लिए 2 बल लगाते हैं। यही चीज, यही आपको समझना है कि ये जो बल लगते हैं ये क्या है। यहाँ पे एंगल बन गया, यहाँ पे एंगल बन गया, देखिएगा 4 बल लग रहे हैं इसमें, साइकिल सहित सवार पर 4 बल लगते हैं, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, 4 बल कौन कौन से लग रहे हैं, भार mg, डायरेक्शन क्या है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, गुरुत्व केंद्र g से ऊर्ध्वाधर नीचे, अविलंब प्रतिक्रिया r, ये बिंदु a पर ऊपर की ओर, घर्षण बल F, और अभी केंद्रीय बल mv²/r, ठीक है, ये केंद्र की ओर। तो पहले हम लिख लेते हैं, चूंकि घर्षण बल से ही अभी केंद्रीय बल प्राप्त होता है, इसलिए घर्षण बल F बराबर अभी केंद्रीय बल mv²/r, इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बल युग्म आघूर्ण। इस चित्र में हमने 2 गुरुत्व केंद्र g के दोनों साइड F1 और F2 2 बल माना है। आप देखें, जब आप मोड़ पर मुड़ते हैं ऐसे, तो क्या हम मुड़ने के बाद फ्री हो जाते हैं कि मुड़ गया हो गया, ऐसा नहीं है। हम जब मोड़ते हैं तो 2 चीजें ध्यान रखते हैं कि हमारी साइकिल जो है फिसले ना, हम मुड़े हैं तो बैलेंस बना रहना चाहिए। तो इस तरफ बाहर की ओर, अगर इस तरफ मुड़ रहे हैं तो ये बाहर की ओर हैंडल को दबा के रखते हैं, और पैर से पैडल को भी दबा कर रखते हैं, क्योंकि अगर वो ऊपर उड़ गया, अगर पहिया टायर ऊपर उठ गया तो फिसल जाएंगे हम। यानी कि हम क्या ध्यान रखते हैं कि हमको पर्याप्त घर्षण बल मिले, पहिया ऊपर न उठने पाए, और बैलेंस बना रहे कि अंदर की ओर हम गिरे ना। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि 2 बलयुग्म आघूर्ण लगते हैं। अभी मैंने बताया बलयुग्म आघूर्ण, तो बलयुग्म आघूर्ण 2 प्रकार का है। देखिए, हमने यहाँ पे क्या माना है, F1 और F2, गुरुत्व केंद्र G के दोनों ओर F1 व F2 2 बराबर एवं विपरीत बल लेते हैं, जहां, अब देखो, F1
एवं स्मॉल एफ द्वारा निर्मित दक्षिणावर्त बल युग्म आघूर्ण, ठीक है, mg तथा r द्वारा निर्मित वामावर्त बल युग्म आघूर्ण को संतुलित करता है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, ये जो मैं चित्र बना के बता दे रहा हूं, ये F1 इस तरफ लग रहा है और घर्षण बल F इस तरफ लग रहा है, ठीक है, ध्यान से देखें, और इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी AB। बल युग्म आघूर्ण की परिभाषा क्या थी, दोनों में से कोई एक बल और दोनों के बीच की लंबवत दूरी। बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, एक बल और दोनों के बीच की लंबवत दूरी, तो ये क्या हो जाएगा AB। देखिए F1 और F किस तरफ एरो है, देखो किस तरफ, ये इस तरफ लग रहा है, इस तरफ, तो कैसे घुमाएंगे साइकिल को, इस तरफ घुमाएंगे, यानी बाहर की ओर, मोड़ इस तरफ है तो ये बाहर की ओर एक बल युग्म आघूर्ण लगाते हैं, यानी कि बाहर की ओर ये इसको घुमाने का प्रयास करेगा। और ये बराबर किसके होगा, ये क्यों लग रहा है, क्योंकि जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वामावर्त बल युग्म आघूर्ण लगने लगा जो हमको गिरा सकता है अंदर की ओर, उसको बैलेंस करने के लिए ये लगाना पड़ेगा। वामावर्त बल युग्म आघूर्ण के लिए देखो mg, यही चीज बच्चों को समझ में नहीं आती इसलिए इसको ध्यान से देखें। mg नीचे की ओर और r जो है वो लग रहा है ऊपर की ओर यहाँ। अब ये दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, gb, ये तो दो बल है mg और r, दोनों के बीच की लंबवत दूरी gb। दोनों में से कोई एक बल लेंगे तो यहाँ से लेते हैं mg और ये लंबवत दूरी gb, और इधर से लेते हैं स्मॉल f और लंबवत दूरी ab, और इससे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो बल युग्म आघूर्ण है, एक बाहर की ओर घुमा रहा है, एक अंदर की ओर, यही बैलेंस बनाकर रखते हैं जिससे कि साइकिल सुरक्षित तरीके से चल पाती है। तो हम लिखते हैं वामावर्त बल युग्म आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त बल युग्म आघूर्ण। वामावर्त में एक बल, कौन सा बल लिया, वामावर्त कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, उसमें mg और r है, तो एक बल हमने mg लिया और दूसरा दोनों बलों के बीच से, देखो दो में से एक बल लेना तो हमने mg लिया, और दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, mg और r के बीच की लंबवत दूरी gb इज इक्वल टू, अब F1 और F में कोई एक बल लिया तो स्मॉल f लिया और दोनों के बीच की लंबवत दूरी AB, इक्वेशन 2 लिख देते हैं। अब देखो ये कोण बन रहा है थीटा, क्योंकि यहाँ बन रहा था तो एक अंतर कोण यहाँ भी बनेगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब, यानी GB क्या हो गया, लंब, तो हम यहाँ पे लगाते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा निकालेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABG में साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब यानी कि GB, कर्ण यानी कि AG, देन GB इज इक्वल टू AG साइन थीटा। ये इसलिए निकालना है कि यहाँ इक्वेशन 2 में मान रखना है। और cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार क्या होगा ये AB और कर्ण AG, तो AB का वैल्यू कितना आ गया, AG cos थीटा। AB और GB दोनों का मान समीकरण 2 में रखो, समीकरण 2 में, ठीक है, मान रखा तो कितना आएगा, mg इंटू AG साइन थीटा, F इंटू AG cos थीटा। AG और AG कैंसिल हो गया, साइन के अपॉन में cos थीटा ले गए और F अपॉन mg हो गया, साइन अपॉन cos क्या हो गया, tan थीटा, F अपॉन mg, इक्वेशन 3। समीकरण 1 से F का वैल्यू घर्षण बल बराबर अभिकेंद्री बल यहाँ पे रख दिया हमने, कितना आ गया, mv स्क्वायर अपॉन r, mg m कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर बराबर tan थीटा इंटू rg, और ये v स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था, यही साइकिल की सुरक्षित चाल का व्यंजक है, ठीक है। तो जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको ध्यान से देखें वीडियो को, और फिर उसके बाद आप लिख करके समझें, अगर कोई
कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट करके बताएं। और जो वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, जो डेरिवेशन, तो आप मुझे बताएं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपको सरल से सरल भाषा में समझाने। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें। थैंक यू।